तो रेडिकल समूह ऐसे सरकार के पक्ष में थी जो देश की आबादी को बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इसमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार के भी समर्थन में थे। रेडिकल वाले सही थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त की गई किसी भी तरह की विशेषता के खिलाफ थे। ठीक है। तो क्या था कि उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपति थे। उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति का केंद्रीकरण हो इसके भी विरोध में थे। इससे क्या होता है, ऊंच नीच की खाई बढ़ती है और समाज में कई सारे लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो वो चाहते थे कि सभी लोग समान रूप से रहें, किसी को भी कोई नीचा ना दिखा पाए, कोई अपने आप को ये ना कह सके हम तो ऊंचे कुल के हैं, तुम नीच दरिद्र हो, ऐसा ना कह सके। ये सब चीज़ें थी। अब कहता है रूढ़िवादी तबका जो था रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। ठीक है। पुराने समय में यानी कि 18वीं सदी की बात है, रूढ़िवादी के तौर पर परिवर्तन के विचार का विद्रोह करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गए हैं। परंतु वे चाहते थे कि अतीत का समय जो है, अतीत का जो समय था उसका सम्मान किया जाए, अर्थात पूरी तरह ठुकराया नहीं जाना चाहिए और कुछ जो बदलाव वो धीमे धीमे होने चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुए राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्र इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। क्या होता है कि 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय का जो कायांतरण था, विभिन्न कोशिश ने इन सभी राजनीतिक धाराओं और सीमाओं को संभावना जो थी उन्हें स्पष्ट किया। अब क्या संभावना स्पष्ट हुई है, देखिए। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन कैसे होते हैं अब हम पढ़ेंगे। क्या था कि जो राजनीतिक रुझान था एक नए युग की तरफ बढ़ रहा था। यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलाव का था। यहाँ ऐसा समय था जब नए शहर बसाए जा रहे थे। ठीक है। नए नए औद्योगिक क्षेत्र लगाए जा रहे थे, रेलवे का विस्तार हो रहा था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया था। ठीक है, सबको कारखानों में ला दिया था और काम के घंटे यानी कि जो उनकी पाली पाली बोले तो जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत लंबे ना होकर के जो होने चाहिए उचित, जैसे 8 घंटा है, ठीक है, या 7 घंटा है, या 11 घंटे या 12 घंटे हैं। तो ऐसा ना हो, पाली के हिसाब से ही उनकी मजदूरी तय की गई। जो जितनी देर काम करेगा, यानी कि ओवर टाइम करता तो उसे ओवर टाइम का रुपया दिया जाएगा। बाकी जो नियम है, जो उनके कानून बनाए गए हैं, उसके अंतर्गत ही उन्हें मजदूरी दिहाड़ी दी जाएगी। और जो बेरोजगारी की समस्या थी वो आम थी उस समय। औद्योगिक जो वस्तुओं की मांग में गिरावट आ गई थी, क्योंकि लोगों के पास रुपया था नहीं तो वो खरीदेंगे कहाँ से। हाँ, और काम ना होने के कारण बेरोजगारी बहुत बढ़ रही थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। अब ये दोनों समाज जो थे
ये दोनों ही समाज जो थे, रेडिकल और उदारवादी, इस समस्या का हल खोजने की अपनी कोशिश कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे समय समय पर। और क्या था कि सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, व्यक्तिगत स्वामित्व यानी प्राइवेट सेक्टर। ठीक, बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी, और जो मीटिंग करने वाले जो राजनेता थे वो उदारवादी हों चाहे वो समाजवादी हों, रेडिकल हों, इनके पास भी बहुत सारी संपत्ति थी और इनके पास भी बहुत सारे नौकर काम करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन इकट्ठा किया था। समस्या क्या थी, ये दोनों मीटिंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि इन लोग के पास भी व्यवसाय था, इन लोग को ही मजदूरों की जरूरत थी। ठीक है, तो इस कारण ये क्या कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में जो काम चल रहे थे बंद नहीं कराना चाहते थे। हर कोई अपना फायदा देखता, उसी तरह इन्हें भी अपना फायदा देखा। अगर मजदूर स्वस्थ होगा, नागरिक पढ़े लिखे होंगे, तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत जो प्रयास हो रहे थे, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे दी जाए, गरीब को रोजगार मिल जाए और जिसके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण क्या होता है कि 19वीं सदी के शुरुआत में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टी के इर्द गिर्द क्या होता है, गोलबंद हो गए थे। मतलब उनके चारों तरफ घूम के रह गए थे, जो कुछ भी था सारी समस्या उनके चारों तरफ ही घूम रही थी। अब क्या होता है कि यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकार बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में आ गए। होता क्या है कि फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं का तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे। किसका? राजाओं का। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजीनी, क्या गिसेप्पे मेजीनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश कर दी थी। किस लिए साजिश करी थी? कि बस ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार हो। ठीक है, तो गिसेप्पे मेजीनी ने यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश कर दी। भारत सहित दुनिया भर में राष्ट्रवादी उनकी रचना को पढ़ते हैं। अब क्या था कि जो पूरा विश्व था वो सब यूरोप में हो रहे बदलाव को अच्छे से महसूस कर रहा था, और जो गिसेप्पे मेजीनी ने जो बदलाव करने की कोशिश करी थी उसको पूरी दुनिया पढ़ रही थी, देख रही थी, देखने की कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि हम अपने आप ही कैसे बदलाव लाएं। ठीक है, तो होता क्या है, यूरोप में समाजवाद का आना। कैसे आता है यूरोप में समाजवाद? समाज के पुनर्गठन की संभावना जो थी, सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद की थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। अब क्या होता है, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोध में थे। समाजवादी जो लोग थे वो निजी संपत्ति के विरोध में थे।
यानी भी संपत्ति का निजीकरण स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्या की जड़ है। वे ऐसा क्यों कहते थे, बताएगा कोई? चलो मैं बताता हूँ। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है, जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि सत्ताधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। वह उसके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पन्नशील बनाते हैं। ठीक है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति की जगह पूरे समाज का नियंत्रण होगा तो साझा समाज हित पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जाता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे कि उनके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति को बिना कैसे चल सकता है, समाजवादी समाज का आधार क्या होगा, ये सारे सवाल उठ रहे थे। तो क्या होता कि समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना को नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार जो है पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह में थे जो मिलकर चीज बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। अब यहीं से आते हैं हमारे कार्ल मार्क्स, जो कि 1818 ईस्वी से लेकर के 1882 ईस्वी और इसके बाद जो थे फ्रेडरिक एंगेल्स 1820 ईस्वी से लेकर के 1895 में इस दिशा में कई नए तर्क दिए। मार्क्स क्या कहते थे? कार्ल मार्क्स कहते थे कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। कैसा समाज है? पूंजीवादी समाज। और क्या है कि फैक्ट्रियों में जो लगी पूंजी है उस पर पूंजीवादियों का स्वामित्व है, और पूंजीवादियों का जो मुनाफा है मजदूरों को मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना है। ठीक है। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति को पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य में इस समाज को समाजवादी साम्यवाद कौन था? कम्युनिस्ट समाज का साम्यवादी कहते हैं कम्युनिस्ट समाज। साम्यवादी समाज का नाम दिया यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा।
समाजवाद के लिए समर्थन क्या है, आइए देखते हैं। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटे में कमी तथा मददगार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों को काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में भी पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया था। लेकिन होता क्या है कि 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए थे। 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने के लिए कामयाब नहीं हो पाए थे। अब क्या होता है, संसदीय राजनीति में उनके जो प्रतिनिधि थे वो बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकार में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल का ही दबदबा बना रहा। अब क्या होता है कि यूरोप में सबसे जो पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था रूस में यह समीकरण उलट गया। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक निवेश में से एक रूस था। अब होता गया 1917, बताओ 1917 से पहले तक यूरोप का सबसे पिछड़ा औद्योगिक देश था। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। एक बार दोबारा बताता हूँ। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटना को ही अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ, चलिए वो भी देखते हैं। क्रांति के समय क्या होता है कि रूस के जो सामाजिक, राजनीतिक और हालात कैसे थे, इस बारे में पहले जान लेते हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें जानना होगा कि रूस की क्रांति के बारे में। देखो, 1914 में रूस और उनके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का जो फिनलैंड है, लातविया है, नक्शे में आप देखिए, नक्शा एटलस अपने पास रखिए, उसमें देखिए रूस के पास ही है, ठीक है। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के बारे में तो आप सुनते ही रहते होंगे, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध जो चल रहा है, बेलारूस की बात आती रहती है। और कुछ हिस्से थे जो रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला था। आज के मध्य एशिया में राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स
क्रिश्चियन क्रिश्चियोनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले जो कैथोलिक, प्रोटेस्ट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की जो आबादी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। कब? 20वीं सदी में। आगे क्या होता है कि जो रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनसंख्या थी, वो उनकी जो आजीविका थी वो कृषि पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था जितना रूस का था। कब? 20वीं सदी की शुरुआत में। अब देखो क्या है कि एक हम उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर थे 40 से 50% लोग, इससे ज़्यादा नहीं थे। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरत के साथ साथ बाजारों के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक था। ठीक। उद्योग उस समय बहुत कम थे रूस में। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की जो वर्कशॉप के आसपास बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे। जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था, उसी समय रूसी जो औद्योगिक में विकास निवेश भी तेजी से बढ़ाया गया। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस को कोयला उत्पादन में दोगुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगर और जो कारखाना थे, मजदूरों की संख्या लगभग बराबर ही हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों का न्यूनतम वेतन मिलता रहा और काम को पाली के घंटे निश्चित हो। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों का उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींची जाती थी। सोचो, 15 घंटे अगर एक दिन काम करेगा तो फिर कैसे वो अगले दिन आ पाएगा। हाँ, ये था वर्कशॉपों का काम। और कारखानों में क्या था, आमतौर पर 10 से 12 घंटे पूरी शिफ्ट में काम कराते थे। मजदूरों को रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर जो मजदूर थे वो बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अपने गहरे संबंध बनाए हुए थे और बहुत सारे मजदूर थे स्थायी रूप से शहरों में भी बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग में एक धातु थी जिसको मजदूर मतलब एक धातु मजदूर ने कहा था। ठीक, धातु मजदूर ने क्या कहा था? सेंट पीटर्सबर्ग के धातु मजदूर ने कहा था कि धातु कर्मी मजदूरी में खुद को साहब मानते हैं। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूर में औरतों की जो संख्या थी वो 31% थी फैक्ट्री में, लेकिन उन्होंने पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। ठीक। अब क्या था कि मजदूरों के बीच फैसला जो होता था उनके पहनावे व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। कुछ जो मजदूर थे आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। इन्हीं विभेदों के कारण किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उनके मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकत्रित होकर के हड़ताल करते थे। 1896 से लेकर के 1897 के बीच कपड़ा उद्योग और 1902 के बीच धातु उद्योग में हड़तालें काफ़ी बड़ी मात्रा में होने लगी। इनका कारण ये था कि जो
वर्कशॉप तो वहाँ पे 15 घंटे काम हो रहा था, फैक्ट्री में 10 से 12 घंटे काम हो रहा था जी। मजदूर को थका देते थे और जो मजदूरी थी वो बहुत न्यूनतम थी, इससे बड़ी समस्या हो रही थी। तो जो देहात के ज़्यादातर मजदूर थे फिर वो खेती की तरफ बढ़ गए। उन्होंने सोचा है मजदूरी से अच्छा इससे अपनी खेती करें। लेकिन क्या था कि विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का नियंत्रण था। तो मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का उपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं होता था। नवाबों और सामंतों की जो सत्ता और हैसियत थी बिल्कुल सम्मान के काबिल थी नहीं। और जो उन्हें हैसियत मिली हुई थी वो लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में थी। यहाँ की जो स्थिति जो थी फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसालों के तौर पर अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के जो किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। इसके विपरीत होता क्या है, रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों को बांट दी जाए। और जो बंधुआ मजदूर थे उनका क्या होता था, लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह पर तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 ईस्वी में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर आई। 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं घटने लगी। जो रूस था वो रूस किसान यूरोप के काफ़ी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे। रूस के जो किसान थे बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे। देखिए वो एक अलग भिन्न क्या था। यहाँ के जो किसान थे वो क्या करते थे, समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे। और फिर जो उनका कम्यून होता था, उनकी जो ज़मीनें थी, कम्यून क्या करता था, उनके परिवार को ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन बांट देता था। पता नहीं ऐसा क्यों करते होंगे, सही बात। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि देखो अगर उन्हें ऐसा लगता है तो हम आपस में अपने परिवार में ज़मीन बांटेंगे तो विवाद होगा। और कम्यून जो था वहाँ का सम्मानित व्यक्ति था, मतलब रौबदार वाला, अपनी निजी संपत्ति जिसकी बहुत सारी थी, एक तरीके से पूंजीपति मान लो उसे, तो उस पर उसका दबदबा था। तो अगर वो संपत्ति बांटेगा तो कोई भी हाँ या ना नहीं कर पाता था। इसी तरह क्या होता है 1914 ईस्वी में पहले रूस के सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचार को मानने वाली समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी, क्या है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन किया था। ठीक है, पार्टी का गठन हो गया भाई। अब क्या होता है कि सरकारी आतंक के कारण इन पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। सरकार का आतंक था। इन पार्टियों के ये जो पार्टी थी ये अपना एक अखबार निकालती थी। उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित करे अपने भाई। कुछ जो रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि उनका जो स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। ठीक है, इसके आधार पर उनका मानना था कि रूस में जो मजदूर हैं वो मजदूर नहीं बल्कि किसान की क्रांति के मुख्य शक्ति बनेंगे।
वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन गया। 19वीं सदी में क्या होता है, 19वीं सदी के आखिरी में रूस के जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पर समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाया। अब इस सोशलिस्ट रेवोल्यूशन में क्या होता है कि पार्टी ने किसान के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की सामंतों के कब्जे वाली जो जमीन थी फौरन किसानों को सौंप दी गई। किसानों के सवाल पर समाजवादी लोकतांत्रिक खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों के सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसान में एकजुटता नहीं है। लेनिन का क्या मानना था, जो किसान इनमें एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे, तो कुछ पूंजीपति भी थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इस आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सके थे। यहाँ पे क्या था, बंटवारा था। कुछ बेचारे गरीब थे तो कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे, कुछ मजदूरी करवाते थे, तो आपस में तालमेल ही नहीं बन पा रहा था। संगठित राजनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। जो व्लादिमीर लेनिन थे उन्होंने क्या किया, वो सोचते थे कि जार वहाँ के राजा को कहते थे, राजा यानी कौन का शासक। जो जार था वो रूसी जैसे दमनकारी जो वहाँ की पार्टी थी, दमनकारी समाज में प्रति पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या का स्तर पर उसका नियंत्रण होना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका नियंत्रण, पूरी तरह नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा जो था मेंशोविक यानी कि दूसरा खेमा, वो मानता था कि पार्टी के सभी सदस्यों सदस्यता दे देनी चाहिए। ठीक है, अब यहीं से शुरू होती है उथल पुथल। सन 1905 की क्रांति की उथल पुथल यहीं से शुरू होती है। रूस एक निरंकुश राजशाही था। रूस क्या था, एक निरंकुश राजशाही। रूस जो था एक निरंकुश राजशाही था। अन्य जो यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में जार यानी कि वहाँ का जो राजा था वो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। क्या नहीं था, राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई थी। अब होता क्या है, इस मुहिम के अंतर्गत जो उदारवादी थे इस स्थिति को खत्म करने के लिए तो 1905 ईस्वी की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारी के साथ लेकर किसान और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवाद में क्या किया, राष्ट्रवादी जैसे पोलैंड में है राष्ट्रवादी, और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों, मुस्लिम इलाकों का भी समर्थन मिला उन्हें। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का जो साल था वो बहुत ही बुरा था। रूसी मजदूरों के लिए जरूरी चीज़ों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। वास्तविक वेतन में 20% गिरावट भी आ गई थी। उसी समय जो मजदूर संगठन था अब वो बेचारा त्राहिमाम कर रहा था
क्योंकि उनको खाने के लिए मिल नहीं रहा था, रोजगार खत्म हो गए थे। हाँ, 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। जो मजदूरों ने आंदोलन छोड़ने का ऐलान किया, अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए गए। यहीं से बदलाव हुआ 1905 क्रांति का। जब उन्होंने आंदोलन किया तो फिर 1,10,000 से ज़्यादा मजदूरों के घंटे कम कर दिए गए। इसी दौरान जब पादरी गोपाल के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा। कहाँ पहुंचा? विंटर पैलेस। तो क्या होता वहाँ पर पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए थे। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार कहा गया। इस घटना के बाद क्या होता है कि 1905 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। सारे देश में हड़तालें होने लगती हैं। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करता है तो जो विद्यार्थी अपनी कक्षा का बहिष्कार करने लगे थे, तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए, कॉलेज भी बंद कर दिए गए। अब क्या होता है, पढ़ा लिखा वर्ग जैसे वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है और अन्य मध्यवर्ती जो वर्ग थे, उन्होंने भी कामगारों के समर्थन में आ गए। उन्होंने भी, वकीलों ने अपनी वकालत बंद कर दी, डॉक्टरों ने अपना अस्पतालों को बंद कर दिया, इंजीनियरों ने भी सरकार के लिए काम करना बंद कर दिया, जो भी निजी कंपनियां थी उनके लिए काम करना बंद कर दिया। अब स्थापना होती है यूनियन ऑफ यूनियंस की। क्या था कि 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित पारदर्शिता संसद या कह सकते हैं ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। जब इतना दबाव बढ़ा तब जाकर के जार ने कहा ठीक है, हम संसद यानी कि उसे ड्यूमा भी कहते हैं, रूस में तो ड्यूमा कहते थे, कि हम ड्यूमा का गठन की सहमति आपको देते हैं, आप करिए, ड्यूमा चलाइए, ड्यूमा खोलिए। अब होता क्या है, क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूर बहुत सारे ट्रेंड यूनियन ऑफ फैक्ट्री कमेटी भी अस्तित्व में रही। अब आगे इसके क्या है, 1905 के बाद ऐसे ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनों अनधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई थी। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। जार था वो बहुत ही चालाक था। उसने कह तो दिया था कि ड्यूमा का गठन करो, लेकिन अंदर अंदर वो षड्यंत्र कर रहा था और वो ऐसे ही मौके की तलाश में था जहां वो उसे बर्खास्त कर दिया। और क्या उसने कहा, वह किसी तरह की जवाबदारी या अपनी सत्ता पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं चाहता है, ये उसने कहा। उसने क्या कहा कि मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरे ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेता को ले आया था और सभी को घूस देकर के अपनी तरफ मिला लिया। इससे क्या होता है कि उदारवादी और क्रांतिकारी को बाहर रखा गया। अब जो बेचारे जो सही में काम करना चाहते थे, जो उदारवादी थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, वो ड्यूमा में प्रवेश ही नहीं कर पाए। अब जो लोग भी ड्यूमा में हैं वो जार यानी कि राजा के अंडर में ही काम कर रहे हैं, तो उससे उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। अब होता है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आगे कहानी आगे देखते हैं। 1914 ईस्वी में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। 2 यूरोपीय गठबंधन कौन कौन से थे? एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की आया, तो दूसरे खेमे में कौन आया? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, एक खेमे में दोबारा बताता हूँ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की।
दूसरे में आया फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। इन सभी देशों के पास क्या था कि विशाल वैश्विक साम्राज्य थे। इसलिए क्या होता है कि यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। अब ये जो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे, इन्होंने कई देशों को गुलाम भी बना रखा था, तो उन्हें भी अपने साथ मिला लिया। इसलिए इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के शुरू शुरू में रूसियों को काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, जार यानी कि उनके राजा। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। अब जार अपने आप को शक्तिशाली समझने लगा। उसने उसके जो प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बढ़ती चली गई। जर्मनी विरोधी भावना का कारण था कि लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन का नाम था। जारीना अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होना और उनके घटिया सलाहकारों, खास तौर पर रासपुतिन नाम एक सन्यासी ने राजशाही को और लोकप्रिय बना दिया। इससे क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाइयाँ पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से अलग थी। पश्चिम में क्या था कि पश्चिम में जो सैनिक थे वो पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। जबकि पूर्व वाले मोर्चे में क्या था कि सेना ने काफ़ी बड़ा फैसला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से लेकर के 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूस सेनाओं का भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक करीब 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला था, ताकि दुश्मन की सेना वहाँ टिक ना सके। अब क्या था कि जो रूस की सेना थी, ये तो खुद पराजय की तरफ जा रही थी। अब इन्होंने एक दिमाग लगाया कि हम तो पीछे हट रहे हैं, लेकिन रास्ते में जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हम इन्हें नष्ट करते जाएंगे, नहीं तो विरोधी सेना तो उससे एनर्जी लेकर के आएगी, हमारे ऊपर चढ़ाई करते रहेगी। और अगर हम ये सारी चीज़ें नष्ट कर देंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा आगे खाने के लिए व्यवस्था है कि नहीं है, वो सीधे चलते चले आएंगे और पता चलेगा आगे कुछ खाने को नहीं है, बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो उनकी ये चाल थी। तो उन्होंने क्या किया, सारी इमारतें, फसलें सब नष्ट कर दी, ताकि दुश्मन की सेना टिक ना सके। अब होता क्या है कि फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे। अब वो इमारतें तोड़ तो रहा था, लेकिन उसमें बेघर तो थे, उसी के देश के लोग हो रहे थे। उन बेचारों की क्या गलती थी जो बिना मतलब युद्ध में फंसे हुए थे। इस हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया और जनता विरोधी बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। सिपाही भी कह रहे थे हम हार रहे हैं और जबरदस्ती हमारा जार जबरदस्ती लड़ाई करा रहा है, वो भी तंग आ चुके थे। जनता तो बेघर थी, ना उनके पास खाने को था ना रहने को था। सिपाही भी बेचारे युद्ध में हार करके ना खाने को मिल रहा था ना रहने को मिल रहा था। अब वो भी लड़ाई नहीं करना चाहते थे। अब होता क्या है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान जो रूसी सिपाही थे, शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपना निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों के समर्थन देना शुरू कर दिया, तो जार की सत्ता ढह गई। ऐसा अगर इनका चित्र आप देखना चाहें तो एनसीईआरटी किताब चित्र नंबर 7 में अध्याय 2 में मिल जाएगा आपको। युद्ध से क्या होता है, उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र जो था उसके रास्ते में विदेशी औद्योगिक सामान आते थे, उस पर जर्मनियों का कब्जा हो चुका था।
रूस के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगे। ठीक है, 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। इतनी मुश्किल से जो मेहनत से रेलवे लाइनें बिछाई गई थी 1916 तक टूटने लगी। अब क्या होता कि अच्छी सेहत वाले जो मर्द थे, अब रूस ने सबको जबरदस्ती युद्ध में झोंकना शुरू कर दिया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी जो सामान बनाने वाले छोटे वर्कशॉप थे वो बंद हो गए। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजना मजबूरी थी, भेजना पड़ा। नहीं भेजेंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे। शहरों में रहने वालों के लिए रोजी रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। अब आगे क्या है कि पेट्रोग्राद में फ्रांस फरवरी क्रांति। देखो, अब यहाँ फरवरी से लेकर अक्टूबर तक क्रांति चलेगी। ठीक है, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। अब ये फरवरी क्रांति क्या है आइए देखते हैं। सन 1917 की बात है। हाँ, और फरवरी में सर्दियाँ होती हैं कड़ाके की रूस में। तो सर्दी में राजधानी जो थी वहाँ की पेट्रोग्राद, इसका पहले नाम क्या था? पीटर्सबर्ग। ठीक, तो पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई है। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तरफ तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके थे, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरह का था, और उसका जो क्षेत्र था वो भी इसी तरफ का था। किस तरफ का? नेवा नदी के दाएं तरफ। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई थी। अब सर्दियों में नया उत्पादन तो हो नहीं सकता, और जो रूस की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ती है, बर्फ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। कोई उम्मीद ही नहीं है कि वहाँ पर खेती हो सके। एक तरीके से वो बर्फीला रेगिस्तान बन जाता है, मोस्टली ऊपर का जो क्षेत्र है। ठीक है, इसमें रूस की जो भौगोलिक स्थिति है वो तो बहुत बड़ी है, मगर रहते कुछ ही क्षेत्र पे। चलो इसके बारे में किसी दिन डिटेल से बात करेंगे, रूस की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं। संसदीय जो प्रतिनिधि थे वो चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जारादोरा ड्यूम को भंग करने की जो कोशिश थी उसके विरोध कर रहे थे। ड्यूमा। अब होता क्या कि 22 फरवरी को तट पर, कहाँ पर, कौन सी नदी थी? नेवा नदी के तट पर। नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी जाती है। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। देख रहे हो कितनी एकता आ गई थी पूरे मजदूर समाज में। बहुत सारे कारखाने में हड़ताल का नेतृत्व कौन कर रहा था? औरतें कर रही थी। सोचो, पुरुष तो पुरुष, औरतें और कर रही थी। इस दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ध्यान दिया गया, 22 फरवरी। अब जो आंदोलनकारी जनता थी बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी। उस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी जो नहीं थी जो आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। सभी पार्टियां जो थी वो आंदोलन को सक्रिय रूप से संचालित कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाके और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया।
24 और 25 तारीख को वहाँ पर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिसों को तैनात कर दिया। रविवार को क्या होता है कि 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। जार था वो बड़ा ही चतुर चालाक था। वो जार ड्यूमा से ही अपने आप को ताकतवर बना लेता था, और जहाँ उसे लगता था कि समाज में कोई समस्या आ रही, ड्यूमा को बर्खास्त कर देता था, तो अपनी सत्ता बनाए हुए था। देख रहे हो चालाकी। अब क्या होता है कि 26 तारीख को प्रदर्शनकारियों की बहुत बड़ी संख्या बाएं तट पर आ गई थी। इस इलाके पर बहुत सी बड़ी संख्या इकट्ठी हुई और 27 तारीख को उन्होंने पुलिस मुख्यालय था उस पर हमला बोल दिया और उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया। ठीक है, नेवा नदी के जो मुख्यालय बना हुआ था नेवा नदी के तट पर, उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया। अब रोटी, तनख्वाह, काम के घंटे, लोकतांत्रिक अधिकार के पक्ष में नारे लगने लगे। सरकार ने स्थिति का नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर से घुड़सवार सैनिक तैनात किए। लेकिन क्या था, घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर को गोली चला दी। 3 दूसरे रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दिया। अब जब एक ने चलाया तो बाकी में भी हिम्मत आ गई। उन्होंने भी, जो उनके अधिकारी थे, जो जनता के खिलाफ भड़का रहे थे, जो चटुकार अधिकारी थे, उनके ऊपर उन्होंने भी गोलियां चला दी। उस समय को सिपाही और मजदूर एक सोवियत, या कह सकते हैं परिषद, का गठन के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। ठीक है, यहाँ से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म होता है। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडर ने उसे सलाह दी कि वह राजनीति छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात नहीं मानी और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। अजीब है ना, कमांडर की बात नहीं मानता है और 2 मार्च को गद्दी छोड़ देता है। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। उनका चुनाव जो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917, क्या मैंने कहा, फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की झंडा के जो वहाँ की जनता थी उनके हाथों में था। देखो, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें महिलाओं का क्या रोल था और उसमें कौन कौन सी महिलाएं थी। महिला जो कामगार लोग थे अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करते थे। लॉरेस, टेलीफोन, फैक्ट्री, मार्फा, बैसिलोवा ने लगभग अकेले ही सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। क्या किया था कि महिलाओं ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी, उन्हें प्रेरित किया था कि जार के विरुद्ध आप लड़ाई करिए, जार को नस्तनबूद करिए और एक स्वतंत्र देश को बनाने में अपना योगदान दीजिए। अब क्या होता है कि मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली एक मार्फा बासिलोवा ने काम को रोक दिया और अनन फनन हड़ताल का आह्वान कर डाला।
काम पर मौजूद कामगारों ने उसका समर्थन किया। लेकिन क्या होता है कि फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधक को सूचित कर दिया। एक कामगार होता है फोरमैन, उसने क्या किया, जो वहाँ की जो मंत्री कमेटी थी, प्रबंधक थे, प्रबंधक को सूचना दे दी कि जो मजदूर है वो हड़ताल पर जा रहे हैं, कुछ करिए। अब उसने क्या किया कि पाव रोटी सभी कामगारों के लिए अनान फनान में लालच के तौर पर पाव रोटी भिजवा दी। अब भाई मजदूरों ने क्या किया, पाव रोटी तो ले ली लेकिन काम पे जाने से मना कर दिया। जब प्रशासन ने उनसे पूछा कि भैया बात क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने पलट कर जवाब दिया, जब बाकी सारे भूखे हों तो अकेले पेट भरने की कौन सोचता है। मारफा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग भी काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी औरतों ने भी काम करने से साफ मना कर दिया। जल्दी ही पुरुष ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा जो हुजूम था सड़क पर निकल पड़ा। अब देखो आगे क्या हुआ। जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार में क्या होता है कि सैनिक, अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति लोग शामिल थे। समस्या यहीं से आती है, कहाँ से, जहाँ पर उद्योगपति और भूस्वामी लोग आ जाए, सैनिक अधिकारी आ जाए, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी लालच होता है। अब देखो इस लालच ने क्या अंजाम दिया। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जब सभा कराने और संगठन बनाने पर पाबंदी हटा दी गई, हालांकि निर्वाचन का जो तरीका था सब जगह एक जैसा नहीं था। लोग पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। अब क्या हुआ कि अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन, कौन, व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए थे। लेकिन लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीन मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस का नाम दिया जाता है। अप्रैल थीसिस क्या थी, सारी जो जमीन है वो किसानों को दे दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ठीक है, युद्ध को समाप्त किया जाए, ये जो मांगी थी। उन्होंने भी ये सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीम्स के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाए। लेकिन अगले कुछ महीनों में घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। अब होता क्या है कि गर्मी में मजदूर आंदोलन और फैल गया। सर्दी थी, लोग कम निकल रहे थे, लेकिन रूस की जो गर्मी होती है तो अपने देश की तरह नहीं होती है, उनके लिए अच्छा समय होता है। तो उन्होंने क्या किया, अब गर्मी है तो लोग ज़्यादा सड़कों पर उतरे। सर्दी में बेचारे जो नहीं निकल पा रहे थे वो लोग भी रोडों पर आए। आंदोलन और तगड़ा हुआ। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गईं। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाही की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सेवितों ने अखिल रूस सोवियत कांग्रेस में अपनी प्रतिनिधि भेजी। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा,
सरकार असंतोष को दबाव के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्री चलाने के लिए मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविक द्वारा आयोजित की गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छीनना था या भागना था, बेचारे भागे, क्योंकि अब देखो जो चोर है वो तो भागे गए। अब जनता जाग गई है, प्रदर्शन कर रही है, जितने भी चोर उचक्के लोग थे सब भागने लगे। गांव में किसान और उनके जो समाजवादी क्रांतिकारी नेता थे भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बनाई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसान ने बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। अब क्या होता है कि अक्टूबर की क्रांति आ जाती है। अक्टूबर की क्रांति 1917 की क्रांति है। चलिए सब लोग अपनी अपनी किताबों में देखिए। जैसे जैसे क्या होता है कि अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया। लेनिन को अंतिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप दी गई, जिसकी आशंका उन्हें पहले से दिखाई दे रही थी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जा के लिए लियोन ट्रस्टस्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समितियों का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा, इसका कोई खुलासा नहीं किया गया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री जो वहां के थे केरेस्की सैनिकों टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। अब क्या होता कि तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने बोल्शेविक अखबारों को दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। सरकारी कार्यालय पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें, ऐसे आदेश दिए गए। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अरोरा नामक युद्धपोत यानी सबमरीन। अन्य जो युद्धपोत थे उन्होंने नेवा कौन सी थी? नेवा उनकी नदी है। नेवा के रास्ते आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांति समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में क्या होता है, अखिल रूसीय सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। ठीक है। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण था वो स्थापित हो चुका था। अब अक्टूबर के बाद क्या हुआ देखो, बोल्शेविक जो थे वो निजी संपत्तियों की व्यवस्था को पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण हो चुका था। उनका जो स्वामित्व था और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था।
जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए, ताकि क्या हो करे कि बेघरबाद या जरूरतमंद लोग भी रहने के लिए जगह दी जाए। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों का इस्तेमाल पर रोक लगा दी। जिनके जो सरनेम थे उन पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से मानने और मानने के लिए यानी सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी है। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। बोल्शेविक जो पार्टी थी उसका नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराया, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने बहुमत नहीं मिला। जर्मनी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूस से भी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था थी। मार्च 1918 में क्या होता है कि अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविकों पार्टी अखिल रूस सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रहेगी। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि अब क्या हुआ कि अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों के हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी थी। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। रूसी एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ठीक है। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, चेक और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया। बोल्शेविकों की आलोचना करने वाले को दंडित किया जाने लगा। बहुत सारे युवा लेखक कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। ठीक है। वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए। लेनिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी में मोह भंग भी होने लगा। इससे गृह युद्ध जैसी स्थिति
उत्पन्न हो गई। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। अब जब रूसी सेना टूटने लगी तो मतलब क्या है, ज़्यादातर सिपाही क्योंकि किसान थे, उनकी ज़मीनें वो सरकार ले रही तो वो टूटेंगी। वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिना बताए सेना छोड़ने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थन ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा शुरू कर दी। उनके जो नेता थे दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 से लेकर के 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारी और जाट समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। ठीक, क्या है, जाट समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। अब क्या है, उन्होंने फ्रांसीसी, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल गया। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलने फूलने नहीं देना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूट मार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्या आम हो गई, बड़े पैमाने पर फैल गई। अब क्या था कि व्हाइट में जो निजी संपत्ति में हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इस देखो, गृह युद्ध में क्या होता है कि जब जो बोल्शेविक्स थे, जमीनों का पुनर्गठन का आदेश हुआ तो रूसी सेना तो टूटने लगी थी। ठीक है, क्योंकि उसमें जो अधिकतर जो रूसी सैनिक थे वो किसान के थे। अब जो गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने की जानकारी रखी, उन्होंने किसान को उस जमीन पर खेती को छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया गया था। खेती का इस्तेमाल जो था बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इस आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू कर दी। पहली 2 योजना जो थी 1927 से लेकर 1932 तक है। उसके बाद 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिल रही थी। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि पाई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में हैं, मगर तेज निर्माण कार्य के दबाव की जो स्थितियाँ थीं वो खराब होने लगीं। मैग्नीटोगेर्क शहर में एक स्टील नियंत्रण का निर्माण किया गया। 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी संख्या जिंदगी गुजारनी पड़ी, बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार कार्य रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। समाजवादी समाज का निर्माण
अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। होता क्या है कि गृह युद्ध के दौरान जो बोल्शेविक थे, बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का निजीकरण न कराकर राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसान को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिन्होंने सामाजिक समाजीकरण किया था। जब किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते हैं कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत योजना नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब रखते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर रही है। इस आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाई थी। पहली पंचवर्षीय योजना थी 1927 से 1932 और दूसरी थी 1933 से 1938। ठीक है, मगर तेज निर्माण कार्य के दबाव के कारण कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी थी। मैग्नीटोगेस्क शहर एक वापस कैसे लौटा है। महिलाएं कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्री में बाल बाड़ियाँ खोल दी गई जिससे कि बच्चे वहाँ पे उनके खेलते रहें। ठीक है, सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। इस्लामीवाद और सामूहिकरण का कारण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुआ तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहर में अनाज की कीमत भारी संकट हो गया और सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज बेच नहीं सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो कीमतें बहुत कम थीं। उससे तो किसान को कोई लाभ ही नहीं होता, मतलब उनकी लागत ही नहीं निकल रही थी। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। क्या कदम थे? उन्हें लगता था कि जो अमीर किसान और व्यापारी हैं उनके कारण वो कीमत बढ़ाने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजों पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जाकर अनाज की जांच करनी चाहिए। जमा अनाज कितना है, अगर ज़्यादा जमा है अननेसेसरी तो जब्त कर लो उसे। 1928 ईस्वी में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसान से जबरन अनाज खरीदा और कुल्के के ठिकाने पर छापेमारी की। रूस में संपन्न किसान का कुल्का, संपन्न जो किसान थे उन्हें कुल कहा जाता था। क्या उन्हें कुल कहा जाता था? जब इनके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों का सामूहिकरण कर दिया गया। इस फैसले के पक्ष में तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया गया था। ठीक है, तो इनका आधुनिकीकरण नहीं किया गया था। अब होता क्या है, जब खेतों का आधुनिकीकरण नहीं हुआ यानी उसमें कृषि हो ही नहीं पा रही थी, फसलें उपज ही नहीं पा रही थी, भुखमरी की व्यवस्था फिर से होने लगी थी। अब किसान फिर से राजा के सरकार के खिलाफ हो गए थे। अब कुल्कों को साफ कराया गया। जब देखा कि जनता उनके खिलाफ हो रही है तो
तो फिर वही राजा ने एक नई नीति अपनाई। उन्होंने क्या किया, औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना। ठीक है, किसानों से जमीन छीनना और राज नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। ठीक। इसी के बाद जो स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू होता है 1929 से 1929 से पार्टी ने सभी किसानों का सामूहिक खेत। ठीक। सामूहिकरण का कार्यक्रम शुरू किया। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी किया। ज़्यादातर जमीनों और साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेती पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे के सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता है। इस फैसले से गुस्साए किसान ने सरकार का विरोध किया और भी अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या 1/3 हुई। सामूहिकरण का विरोध करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाने लगी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन का आदेश निकाला दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसान का कहना था कि वे ना तो अमीर हैं ना ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों से गए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ अब क्या था, स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए, लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं थे क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। अब क्या है, स्टालिनवाद और समूहीकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौरा खेती के समूहीकरण से पैदा हुआ, तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से लेकर के 1928 के आसपास रूस के सरकार शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। अब क्या होता है, इससे सरकार ने अनाज की कीमत बढ़ा दी, कीमत तय कर दी, बढ़ाई नहीं थी, कीमत तय करेगी थी और ये कह दिया कि इससे ज़्यादा पे कोई बेच नहीं सकता, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने को तैयार नहीं थे। अब होता क्या है कि लेबनन के पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ाने की उम्मीद से अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज की
जब्त करना जरूरी था। 1928 ईस्वी में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादन इलाका दौरा किया। उन्होंने किसान का जबरन कर अनाज खरीदा और कुल्के के ठिकानों पर छापेमारी की। रूस में संपन्न किसानों को कुल्का कहा जाता है। उनसे जबरन अनाज खरीदा गया। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के समूहीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में तर्क तय किया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण भी नहीं हुआ था। अब आधुनिकीकरण ना होने के कारण वहाँ फसलें सही से पैदा नहीं हो रही थी। अब क्या था कि मशीनों से खेती करने के लिए कुल्कों को साफ करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिक कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 में पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने के लिए आदेश जारी किया। ज़्यादातर जो किसान थे सजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिए गए थे। सभी किसान सामूहिक खेती करने का खेतों पर काम करना चाहते थे, लेकिन खोल खींच के मुनाफे ने सभी किसानों को बांट दिया था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। 1829 से लेकर 1931 के बीच मवेशियों की संख्या बहुत कम हो गई थी। बहुत सारे लोगों का निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे तो अमीर हैं और ना ही समाजवादी, वे बस भिन्न कारणों से सामूहिक खेती पर काम करना नहीं चाहते हैं। स्टालिन सरकार ने समिति स्तर पर स्वतंत्र किसान की व्यवस्था की भी जारी रखने दी, लेकिन ऐसे किसानों को खास मदद नहीं दी जा रही थी। सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं की। ठीक है, और ना ही कोई खास मदद मिली थी। सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि तो हुई नहीं थी, बल्कि 1930 से लेकर के 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 से ज़्यादा लोग मरे गए। कब? 1930 से लेकर 1933, 3 साल में। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित व्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे पार्टी में बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणाम की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे अनेक आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश में बहुत सारे लोग पर इसी तरह के आरोप लगाए गए। 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, श्रम शिविरों में भेज दिया गया। अब क्या था, जनसंख्या बढ़ रही थी तो उन्हें श्रम शिविरों में भेजा जाने लगा। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाली कोई नहीं था। बहुत सारे लेकिन उनकी सुनने वाला कोई था ही नहीं। बहुत सारे लोग की यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर मार दिया जाए। डरा धमकाकर जबरदस्ती गलत बयान लिखवाए जा रहे थे। इसमें कोई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे, कई तरह के लोग थे।
सामूहिक हित